हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज की एक और वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वो बोर्ड में आने के चांस है, वो सारे हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो के साथ साथ यदि आपने PYQs इस चैप्टर के लगा रखे हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, और साथ में जो मैंने यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में NCERT की एक PDF अटैच की है, यदि उसके 4th चैप्टर के आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बेटा आपका 4th चैप्टर का जो कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप इस चैप्टर को लेके फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगी। इस पे बेस एक भी न्यूमेरिकल आपके हाथ से नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to their direction of the motion। आपके पास देखो यहाँ तीन पार्टिकल गिवन है, एक है बच्चे प्रोटॉन, एक है बेटा ड्यूट्रॉन, एक है बच्चे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक जो है हर साल बन ही जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा देंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी दे दें। ठीक है बच्चा, हो सकता है न्यूट्रॉन दे देना। तो मैं आपको पहले एक चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे ना, उस चार्ट की आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर क्वेश्चन में, ऐसे जहां पर भी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा मास लिख लेते हैं, ये आपका चार्ज लिख लेते हैं, यहाँ आपके लिख लेते हैं एल्फ जो भी पार्टिकल्स है आपके, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक लिख लेते हैं बेटा कितना, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये 5 पार्टिकल हो गए आपके पास, 1 2 3 4 और 5। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास यदि m है और चार्ज क्यों ले लेते हैं हम, प्रोटॉन का मास भी हम m ही लेते हैं, चार्ज क्या है सेम है। लेकिन ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही आए हैं तो नॉर्मल सी बात है बेटा, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के, इसलिए आपको दोनों के मास में डिफरेंशिएशन दिखाना है अलग अलग ना। अदरवाइज यदि आपके एक ही आया है, सिंगल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दो तीन साथ में आए हैं, तो आपको दोनों सबका मास जो है mm मान के चलना है। न्यूट्रॉन का मास क्या है, m है, सेम एज प्रोटॉन होता है, चार्ज इस पे होता ही नहीं है, जीरो। ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ m होता है प्रोटॉन का, और चार्ज क्या होता है, क्यों होता है। अल्फा का क्या होता है बेटा, 4m होता है, और इसका जो चार्ज है वो कितना होता है, 2q होता है। तो ये आपका टेबल याद होनी चाहिए आपको ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है आपके पास जो है तीन पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, तीनों की जो है सेम काइनेटिक एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी आपके पास सेम चीज है ना, उसी पे बेस आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें ना। देखो क्या है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है उनकी रेडियस का रेशियो बताना है। देखो बेटा, आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और परपेंडिकुलरली मूव करता है तो क्या है, सर्कुलर पाथ अटेंड करता है एक ना। सर्कुलर पाथ लेगा तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है, तो जो बेटा उसकी रेडियस का फॉर्मूला आता है, उसकी रेडियस का बेसिकली फॉर्मूला होता है mv/q_b। लेकिन यहाँ पे हमारा वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं है, हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है कि वेलोसिटी सेम है आपकी ना, आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियस फॉर्मूला इनटू काइनेटिक एनर्जी ना, और आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा। देखो बेटा, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। यदि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसकी फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में ना, या फिर सबसे आसान तरीका है, आप इसे जो है देखो, ये m/v है ना, ये मोमेंटम होता है, इसे आप p लिख लेते हैं यहाँ पे, p अपॉन में q भी हो गया, और p क्या होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होता है बेटा 2m/ke का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय q इंटू b। मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये भी कैसे आता है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ही हाफ mv², और मोमेंटम का भी आपके पास एक्सप्रेशन है m/v। ठीक है, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को के एक्सप्रेशन में m से ऊपर मल्टीप्लाई और m से नीचे डिवाइड कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखो नीचे m आ गया, ऊपर m² कर दिया मैंने इसको, इक्वेशन को ना। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, m/v का होल स्क्वायर डिवाइड में m आ गया, और m/v क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ऊपर क्या आ गया p², नीचे आ गया 2m, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आप जो है साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो p² क्या आ गया हमारे पास, 2m/ke ही आ गया, p इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 2m/ke का स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है। ठीक है, कई बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, तो मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ 2m/ke डिवाइड बाई q भी ना। तो
तो मेरे पास बेसिक एक रेडियस का फॉर्मूला आया 2m काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई q इंटू बी। अब आप ऑब्जर्व करें कि जो आपके पास सेम चीजें गिवन है, जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है सबकी ना, तो आप इसे हटा दें, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप हटा दीजिए, जो आपका 2 है वो भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है आपका, ये भी हटा दो। तो जो आपकी रेडियस आई वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एम डिवाइड बाई क्यू, इसके प्रोपोर्शनल है आपकी रेडियस ना, रूट एम अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, देखो अलग अलग तीनों केसेस में इनको निकाल लीजिए। यदि मैं आर पी लिखता हूँ यहाँ पे, तो आर पी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के अंदर रूट एम पी मास ऑफ प्रोटोन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन। दूसरी बात, यदि मैं आपको जो है आर एल्फ ड्यूट्रॉन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, एम इंटू डी आ गया, स्क्वायर रूट मास ऑफ ड्यूट्रॉन बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। यदि अल्फा पार्टिकल के लेता हूँ तो आर एल्फा क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ मास ऑफ एल्फा डिवाइड बाई चार्ज ऑफ एल्फा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, आर पी तो हमारे पास सेम है ही, एम पी क्या होता है, देखो मास ऑफ प्रोटोन यहाँ पे लिखा है एम है, डिवाइड बाई चार्ज क्या है, क्यू है, तो ये तो रूट एम अपॉन में क्यू आ गया। यदि बेटा आर ड्यूट्रॉन की बात करें, मास ऑफ ड्यूट्रॉन देखो कितना है, ट्वाइस ऑफ एम है, तो ट्वाइस एम का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ गया, क्यू इंटू डी है, इसका चार्ज बेटा कितना है, क्यू है, क्योंकि ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्यू होता है। यदि आर अल्फा की बात करें, रेडियस ऑफ अल्फा, तो मास ऑफ अल्फा कितना है, 4m है, तो यहाँ से 4m का स्क्वायर रूट डिवाइड में आ गया बेटा क्यू अल्फा कितना होता है, 2q होता है। मैंने आपको टेबल पहले ही बता रखी है, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये बन गया बेटा रूट एम अपॉन क्यू, ये बन गया आपका आर डी, ये यहाँ से रूट 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ये बन गया बेटा रूट एम अपॉन में क्यू, ये बेटा आप अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये भी आ गया रूट एम अपॉन में 2q, 2 से 2q कट गया। अब यदि मैं इन तीनों का रेशो निकाल ले हम ना, देखो आर पी रेशो आर डी रेशो आर अल्फा, तो बेटा देखो ये तो एम रूट एम क्यू है, ये भी रूट एम क्यू है, और यहाँ पे भी रूट एम बाई क्यू है, तो ये क्या आ गया 1 रेशो रूट 2 रेशो 1। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, ये आपका आंसर हो गया 1 रेशो रूट 2 रेशो 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देखो फटाफट से अगला क्वेश्चन जो है गैल्वेनोमीटर से उठा रखा है मैंने। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि गैल्वेनोमीटर है ऑफ रेजिस्टेंस G is converted into a voltmeter to measure V voltage by connecting a resistance R1 in the series with the coil। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, आपने क्या काम करा, इसके सीरीज में एक R1 रेजिस्टेंस जोड़ दिया ना, ठीक है। अब जो ये वोल्टमीटर बना है, कि आपको पता है बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर क्या होता है, यदि एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर एक हाई रेजिस्टेंस आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ देते हैं, तो जो है गैल्वेनोमीटर वो एक्ट करना शुरू कर देता है एज ए वोल्टमीटर के थ्रू ना। तो आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब ये V वोल्ट का वोल्टेज नापता है ना। तो पहली बात तो यहीं से हम इक्वेशन बना सकते हैं, आपको पता है V क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। जो गैल्वेनोमीटर में मान लो करंट जा रहा है IG, तो ये हो गया IG इंटू आर, दोनों का रेजिस्टेंस सम हो जाएगा G प्लस R1। तो ये हमें पहली इक्वेशन पता ही है, हमारे पास पहली इक्वेशन ये हो गई। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन को फटाफट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब, इफ रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट देन इट कैन मेजर अप टू V/2 वोल्ट ना। यदि हम एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 जोड़ देते हैं, तो अब कितना पड़ता है ये, अब ये V/2 पड़ता है। तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, वोल्टेज इधर क्या आ गया बेटा, V/2 आ गया, करंट तो आपका सेम ही है क्योंकि दोनों सीरीज में लगाएंगे और सीरीज में करंट IG है। ठीक है, G प्लस यहाँ आ जाएगा R2, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर दैट कैन रीड अप टू 2 वोल्ट ना। अब आपको बोल रहा है ये कि हम कितने का रेजिस्टेंस लगा दे कि जो है ये जो वोल्टेज है वो 2V वोल्ट पढ़ना शुरू कर देना, मतलब आपका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाए, 2V हो जाए, तो आपको कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप जो है R1 R2 यहाँ पे G की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आगे भी पूछा गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस G ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, इन दोनों इक्वेशन से निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो, तो बेटा V से V कट जाएगा, IG से IG कट जाएगा, यहाँ आ गया इधर 2 घूम के चला गया ऊपर, यहाँ पे आ गया G प्लस R1 डिवाइड बाई G प्लस R2, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 2G प्लस 2R2 इज इक्वल टू G प्लस R1। तो हमारे पास G का फॉर्मूला आ गया, ये इधर के माइनस का हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया R1 माइनस 2R2।
तो इसके एक हिस्से का आंसर तो हमारे पास नीचे वाले का तो आ गया कि जो हमें जी की वैल्यू निकालनी थी। अब बात आती है कि हमें यदि 2 वोल्ट हमारा वोल्टेज मिल जाए तो हमें रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा। अब ये बात कर रहा है कि यदि हमारा वोल्टेज देखो इसी इक्वेशन के हिसाब से देखो कितना हो जाए 2V हो जाए, तो करंट तो आपका IG है ही, और ये G प्लस ये मान लेते हैं आपको R3 रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो हमें R3 की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, फिर से आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दीजिए। यदि मैं इस इक्वेशन को फिर से फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दूं तो इसे फर्स्ट वाली क्या थी हमारे पास, फर्स्ट वाली बेटा IG G प्लस R1 है। तो आप दोनों को डिवाइड मारो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कट गया, तो बच्चे V इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया G प्लस R3 डिवाइड में आया बेटा G प्लस R1। अब आपको वैल्यूज पता ही है सारी, G की वैल्यू ऑलरेडी पता है, फिलहाल आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ना। ये आपके पास 2 है यहाँ पे, तो ये आ गया बेटा 2G प्लस 2R1 इज इक्वल टू G प्लस R3। यहाँ से आप जो है G को एक तरफ ले गए तो यहाँ पे हमारा G बन गया, ये बन गया बेटा R3 माइनस 2R1, लेकिन हमें R3 चाहिए ना, तो R3 हमारा क्या आ जाएगा G प्लस 2R1। G की वैल्यू पुटअप कर दो, R1 माइनस 2R2 प्लस 2R1, तो बेटा ये बन गया R1 प्लस 2R1 कितना हो गया 3R1। तो जो हमारा कैपिटल G आया उसकी वैल्यू आ गई बेटा, सॉरी कैपिटल G नहीं, जो हमारा R3 आया जो हमें निकालना था, तो R3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास 3R1 माइनस का 2R2। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो बेटा 2015 में आया था, तो इसको क्वेश्चन को आए हुए 7 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आने का चांस है, इसलिए मैंने इसे मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखा है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर फंस जाते हैं पेपर में, टू द पॉइंट ही, बस आपको केवल कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो ये IIT 88 में आया था, बहुत पहले आया था। द वायर लूप PQRSP formed by the joining two semicircular wire of radius R1 and R2 carries a current I as shown in the figure। आपके पास देखो ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। एक है आपके पास ये पूरी गिवन है PQRS पूरी घुमा रखी है ना। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, देखो जहाँ पे ना इस पे ना जो भी आपको क्या पूछा है, इस O सेंटर पे इस पूरे करंट एलिमेंट की वजह से पूछ रहा है। तो देखो जो ये S और R है, या जो ये Q और P वाला पार्ट है ना, देखो ये क्या पड़ रहा है, इस ये बिल्कुल जो है इसकी एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट ना। तो क्या होगा, इसकी एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट आ रहा है तो बेटा इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इस SR की वजह से और इस QP वाले हिस्से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसकी वजह से 0 क्यों होगा। देखो मैं बता देता हूँ, छोटा सा है इसका, आपने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा है बेटा। बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। कई बार जो है पेपर में इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखने को आ जाता है, तो मैं वो समझा देता हूँ यहाँ पे आपको क्या होता है। वेक्टर फॉर्म बेटा क्या होता है, इसे मतलब जो भी इसमें वेक्टर क्वांटिटीज है उनको वेक्टर की फॉर्म में शो करना बस केवल ना। तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म होता है, ऐसे लिखते हैं DL क्रॉस में R डिवाइड बाय आता है बेटा क्या, R क्यूब। दैट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बायोट सेवर्ट लॉ था हमारे पास में। अब देखो इसकी वजह से यहाँ 0 क्यों होता है, देखो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया SR ले लिया ये, ठीक है। ये करंट एलिमेंट है और जो ये O पॉइंट पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है बेटा, इसी के एक्सिस पे पड़ रहा है। तो जो इसकी रेडियस है, आप समझना देखो, तो जो यहाँ थीटा था, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, DL और R के बीच का ना। यदि मैं इसमें से कहीं पर भी DL एलिमेंट कट करता हूँ छोटा सा इस वायर में से ना, तो ये DL हो गया हमारा और R भी हमारा इस तरफ ही है। आप देखते हैं दोनों की डायरेक्शन DL हो चाहे R हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एंगल कितना बन जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। एंगल 0 होते ही साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो बेटा डी की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। इसलिए क्या होता है कि यदि कोई एक वायर है आपके पास, उसकी जो पॉइंट है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो पॉइंट जो है उसकी एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, वहाँ पे 0। तो इस वायर की वजह से देखो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और इसकी वजह से भी 0 हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास केवल दो हिस्से बचे, ये आपका O सेंटर था, एक बचा आपके पास ये सेमी सर्कुलर आर्क ये वाली, एक बची बेटा इससे ज्यादा रेडियस वाली ये वाली, ठीक है। ये आपके पास दो सेमी सर्कुलर आर्क बच गई ना। अब देखो इस छोटे वाले की रेडियस क्या है, R1 है,
और बड़े वाले की रेडियस है बेटा क्या R2 ना। बस केवल अब करंट की डायरेक्शन ध्यान रखना, इसमें करंट चल रहा है ऐसे, इसमें करंट चल रहा है बेटा क्लॉकवाइज ऊपर वाले में, नीचे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज ना। ठीक है, अब देखो यदि मैं छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपको पता होगा कि यदि ये पूरी कॉइल होती, पूरे सर्कुलर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और r कितना है यहाँ पे R1 है, लेकिन ये हाफ है तो इसका मतलब क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया बेटा यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइड में 4r1, इतना मैग्नेटिक फील्ड बना इस हाफ सेमी सर्कुलर की वजह से। ठीक है, जो ये सेमी सर्कुलर वायर है इसकी वजह से कितना फील्ड बन रहा है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r1 ना। अब बात आती है ये कहाँ बन रहा है ना, देखो जरा आप यदि यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू लगाते हैं तो अंगूठे को आप क्या करेंगे करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और आप देखते हैं जिधर आपका पॉइंट है ना ओ, उस तरफ आप अपने जो है हाथ को फैलाएंगे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये वाला वो कहाँ बन रहा है आउटवर्ड बन रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसको डॉट से दिखा दिया क्योंकि बेटा आउटवर्ड का सिंबल क्या होता है डॉट। अगली बात दूसरे वाले वायर के वजह से देखते हैं। अब देखो दूसरे वाले वायर के लिए R2 कितना हो जाएगा, जो रेडियस है वो R2 हो गई, रेडियस R2 होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, सेम वे में B2 मान लेते हैं उसको, तो ये भी आधा ही बन जाएगा 1/2। करंट दोनों में सेम ही जा रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइड में क्या आ गया बेटा 2 इंटू R2 हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइड में आ गया बच्चे 4r2। ठीक है, और ये अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो फटाफट से, यदि आप फिर से राइट हैंड रूल स्क्रू लगाते हैं यहाँ पे तो बेटा ये कहाँ पे आएगा, ये जो है अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको लगा देते हैं क्रॉस साइन। ठीक है, अब दो, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर है एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा देखो दोनों अपोजिट है एक तरह से ना। आप ये मान लो एक अंदर जा रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो आपको एक में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अब बात आती है कि भाई आप जो है किस में से कौन सा माइनस करेंगे। तो बेटा देखो जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर दो। आपको पता है देखो म्यू नोट की वैल्यू तो सेम ही है, आई सेम है, 4 आपका दोनों में सेम है, डिपेंड करता है R2। जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, जिसकी रेडियस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा रेडियस कम किसकी है R1 की है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्या होगा B1 का होगा, तो B1 में से आपने B2 को माइनस कर दिया, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, कॉमन ले लो म्यू नोट आई अपॉन में 4, यह बच गया बेटा 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी देखो, B1 कहाँ पे था आउटवर्ड था, तो इसका मतलब ये वाला फील्ड भी कैसा आएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ ज्यादा फील्ड हो रहा है, कितनी इसकी वैल्यू कितनी है इतनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखो अगला क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अब तक आया नहीं है बोर्ड में लेकिन चांस है आ सकता है। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। लिखा है टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ना, आपके पास कुछ पार्टिकुलर्स गिवन है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, ये गैल्वेनोमीटर का R1 है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 30 है, एरिया गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, सेम क्वांटिटी दूसरे वाली गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर टू स्प्रिंग, डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो बेटा ये तो आसान से क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि देखो आपको पता है करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी को हम IS से डिनोट करते हैं, ये होता है कि अल्फा अपॉन में आई की जो डिफ्लेक्शन है पर डिग्री पे पर यूनिट एंगल सॉरी एम पर एम्पियर पे कितना है, ये होता है आपका करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी को होता है VS, जो कि डिफ्लेक्शन है आपका पर यूनिट वोल्ट पे कितना है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा अपॉन में I इंटू R लिख देते हैं। ठीक है, अब बात आती है अल्फा अपॉन I का फॉर्मूला क्या होता है। आपने बेटा गैल्वेनोमीटर में पढ़ा होगा कि जो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है NIBA डिवाइड बाई K। ठीक है, जिसे बीना अपॉन में K बोल देते हैं ना। अब हमें I अपॉन अल्फा निकालना है तो बेटा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा NBA डिवाइड में K, ये बन गया आपके पास ना। यदि मैं अब यहाँ पे IS कैलकुलेट करता हूँ, देखो IS कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, हमें रेशो पूछा गया है ना, तो पहले वाले का डिवाइड बाय दूसरे वाले का कर लेते हैं रेशो, या दूसरे वाले का डिवाइड बाय पहले का। आपसे पूछा गया है M2 एंड M1, पहले M2 आएगा तो आप क्या कर लेंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1। देखो बेटा M2 वाले की रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे वाले की आ जाएगी, N2 आ गया यहाँ पे, यहाँ B2 आ गया, ये A2 आ गया
डिवाइड में आ गया बेटा K2, ठीक है। लेकिन आपको बोला गया है कि K क्या है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों का K सेम ही होगा ना, ठीक है। जिसके डिवाइड में मार देंगे क्या, M1 वाला, तो इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे आप इसे रखेंगे तो यहाँ पे K ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया बेटा M1 B1 A1, ये K1 और K2 बराबर है, तो इसे काट ही दो आप यहाँ से ना। तो आपके पास क्या बचा देखो, N2 B2 A2 डिवाइड में आ गया बेटा N1 B1 A1। और देखो सारी वैल्यू आपके लिए नोन है, N2 बिट ये भी पता है आपके पास, ये भी पता है आपको, और B भी पता है, ठीक है। सारी वैल्यू आप बेटा पुट अप कर दो यहाँ पे, तो जो आपका आंसर आएगा ये आना चाहिए 1.4। इसे आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। अब पूछा है वोल्टेज का ना, ठीक है, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो सेम वे में आप वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ अल्फा अपॉन में आई आर है ना, देखो तो अल्फा अपॉन आई का फॉर्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी, एन बी ए अपॉन में के होता है। बस यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आर भी आ जाएगा ना, तो के को हटा देंगे आप जब आप यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 निकालेंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका N2 B2 A2 डिवाइड में क्या है देखो यहाँ पे R2 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये यहाँ का R1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया R1 अपॉन में N1 B1 A1। सारी वैल्यू पुट अप करो तो आपको आंसर इजीली क्या आएगा, 1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऐसे आपको सोल्व करना है ये ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। यदि मैं दोनों में रिलेशन देखूँ तो बेटा देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो देखो ये क्या है, आई अपॉन अल्फा, तो करंट सेंसिटिविटी है, तो वी कैन से आई एस अपॉन में आर हो जाएगा। इस पे बेस पे आगे क्वेश्चन आएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है थ्योरी का कि हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट गैल्वेनोमीटर ना। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, बी बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एरिया बढ़ा देंगे, और के जो होता है, के को बोलते हैं टोरोजन कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, तो उसे क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तब जाके सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन भी बायोट सेवर्ट की एप्लीकेशन पे ही बेस है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर पी एंड क्यू, देखो ये रहा, एक एरी ए पी एक एरी क्यू, ईच ऑफ रेडियस आर, इन दोनों की रेडियस कितनी है, आर आर है, ठीक है। Carrying current I are kept in perpendicular planes such that they have a common center as shown in the figure. Okay. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the two coils. ना आपके पास देखो दो कोयल गिवन है, एक कोयल ये रही है हमारे पास, हम सिंगल सिंगल कोयल के में आते हैं। देखो यहाँ पे जो करंट है बेटा वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आई वैल्यू का करंट है, ये इसका सेंटर है। आपको पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, जो बेटा इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी न्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये कहाँ बन रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो बेटा यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ना। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ बन रहा है, सेंटर से बाहर आ रहा है। अब दूसरी कोयल की बात करते हैं, क्यू वाले की ना। बेटा क्यू वाली कोयल आपकी ये है, ये आपकी क्यू कोयल होगी। यहाँ पे करंट कैसे है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये करंट की वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पॉइंट हमारा इस बार ये रहा यहाँ पे ना। तो जो इसका फील्ड बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, वो भी अवे जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका बी क्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी आपका, क्योंकि रेडियस भी सेम है और करंट भी सेम है, और सर्कुलर के हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये भी कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ गया। तो यदि मैं दोनों को कंबाइन जोड़ दूं, देखो एक मैंने ये थी कोयल हमारे पास, एक कोयल बेटा हमारे पास ये थी, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो इस वाली कोयल, जो ये पी कोयल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर आ गया था बेटा बीपी। ये जो क्यू कोयल है हमारी, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया था बी क्यू। ये दोनों का नेट देखा जाए तो बेटा नेट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बीच में से ना। तो आप इसका जो है नेट निकाल लीजिए। तो नेट निकालने का आपको तरीका पता ही है, सीधा पाइथागोरस लगा दो यहाँ, तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो बी पी स्क्वायर प्लस का बी क्यू स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो बी पी बी क्यू ऑलरेडी सेम है देखो, तो ये रूट 2 टाइम्स हो जाएगा सीधा, रूट 2 इंटू बी पी मान लेते हैं, या बी क्यू मान लो, कोई बात नहीं। सो रूट 2 इंटू बी पी की वैल्यू डाल दो बेटा यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, 2 से ये रूट 2 कट गया, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चे, वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में रूट 2 इंटू आर। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। यदि डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप डायरेक्शन के लिए हमें ये थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब देखो ये कितना है, ये बीपी है, नीचे वाला बी क्यू है, इस ट्रायंगल के अंदर ये डायरेक्शन निकाली जाए तो आप टेन थीटा यूज कर दो। तो बेटा टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेटा ये आ गया बी क्यू बीपी अपॉन में बी क्यू, और बी क्यू बी सेम है, दोनों 1 हो गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री।
क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 और 1 कहाँ पे होता है 45 पे है। ये क्वेश्चन 2012 में आया था बोर्ड में ना, तो मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड में ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना यदि आपने सिंप्लीफाई करे तो आप जो है जो भी क्वेश्चन वहाँ पे आएगा ऐसा तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं कि यार एक्चुअली कंसेप्ट किस चीज़ का लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाल रखा है, लेकिन ये दूसरी एप्लीकेशन पे बेस है। जो पीछे हमने किया था ये वाला क्वेश्चन था बायोट सेवर्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन पे, जो आपकी होती है कि भाई उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये वाला क्या है, उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये क्वेश्चन भी देखो 2 बार बोर्ड में आया है। ठीक है बेटा, लेकिन बहुत पहले आया है, 5 और 8 में आया है। चलिए फटाफट देखते हैं इसको। आपके पास यहाँ पे भी देखो 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है, एक एरा 1 एक एरा 2। दोनों में बेटा सेम करंट फ्लो कर रहा है, इक्वल करंट से दोनों आपस में 90 डिग्री पे रखे गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो आपके पास एक कॉइल एरी, इसमें करंट कैसे है बेटा, यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज है, लेकिन जो पॉइंट है आपका यहाँ से कितनी दूरी पर है वो एक्स सेपरेशन पे है। और इसकी जो रेडियस है, हमें रेडियस कितनी गिवन है, कहीं लिखा है क्या रेडियस? देखो कहीं कोई रेडियस नहीं लिखी ना, तो आप इसमें रेडियस मान लिए अपनी तरफ से ना। ठीक है, मान लेते हैं इसकी रेडियस बेटा कितनी है, आर है ना। तो इसकी लूप की रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, आर हो गई। और यहाँ पॉइंट है हमारा ओ, जो कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस पे है ना, सॉरी एक्स डिस्टेंस पे इसके सेंटर से ना। तो आपको पता होगा कि यदि कोई पॉइंट किसी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे हो तो बेटा वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका मैथमेटिकली फॉर्मूला सिलेबस में है। इसका डेरिवेशन आई थिंक कटा हुआ है, लेकिन इस बार इसकी जो है न्यूमेरिकल जो है इस पे आ सकते हैं, वो सिलेबस में है। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यदि मैं इसकी वजह से देखो यहाँ पे करंट कहीं चल रहा है, यहाँ करंट बच्चे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से यदि हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, आपको पता है एंटी क्लॉक होती है तो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगी, यदि क्लॉक है तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और 1 नंबर कॉइल है तो इसको नाम देते हैं B1, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये भी सेम म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, ये बन गया। सेम वे में आपकी कॉइल कहाँ है, नीचे है, एक कॉइल आपकी यहाँ है, लेकिन ये भी आपकी जो है कितनी दूरी पर है, इस ओ पॉइंट से एक्स सेपरेशन पे है। इसकी रेडियस भी बेटा आ रही है। यहाँ पे करंट देख लो, यहाँ पे करंट जो है आई चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यदि मैं इस यहाँ की इस कॉइल की वजह से ये इस ओ पॉइंट पे देखूं तो जो क्या है एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा बेटा, ऊपर जाएगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द कॉइल चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी देखो सेम ही आएगी, क्योंकि देखो भाई रेडियस भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है और करंट भी सेम है। तो ये जो B1 है और जो B2 है दोनों की वैल्यू जो है सेम ही आ गई। मैग्नीट्यूड के मामले में देखा जाए तो बेटा दोनों सेम आ गया, बस केवल डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, अब यदि मैं दोनों का नेट निकालूं तो बेटा नेट तो यहीं से आ जाएगा, ये बीच से चला जाएगा ना। तो फिर आपने वही फॉर्मूला लगाया जो हमने पीछे लगाया था, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर, और B1 B2 सेम है तो ये फिर से √2 टाइम्स हो गया, तो √2 इंटू B1 हो गया। सो यहाँ पे बेटा √2 इंटू B1 की वैल्यू पुटअप कर दो, तो बच्चे ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से बेटा ये कट गया, यहाँ नीचे √2 आ गया, तो आपका आंसर आ गया बी नेट। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा वो आ गया म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे √2 आ जाएगा हमारे पास, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ना। अब आगे क्या पूछा गया था, डायरेक्शन पूछी गई थी ना। डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना, आपको साफ दिख रहा है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है कितने पे जा रहा है, देखो दोनों 90 डिग्री पे, तो 45 डिग्री है यहाँ से ना, क्योंकि दोनों का सेम ही जैसे हमने पीछे निकाला था सेम वे में आप यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी गैल्वेनोमीटर से ही उठा रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting a resistance R in series with it। आपको जो है क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। आपने क्या किया, रेजिस्टेंस जोड़ रखा है सीरीज में R ना, जैसे हम करते हैं बेसिकली ना, आपने यहाँ पे R रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो अब जो है V वोल्ट हमें रीड करके दे रहा है ना। आपसे पूछा है हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर
टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू v/2 ना, मतलब आपको जो है रेंज कितनी हो जाए, v/2 हो जाए ना। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो आपको पता है v इजकल टू आई इंटू आर होता है, ये होता है आई जी इंटू आर प्लस जी ना। यदि मैं यहाँ पे आई जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से ना, तो बेटा आई जी क्या हो जाएगा, v अपॉन आर प्लस जी हो जाएगा। क्योंकि देखो सीरीज में है तो नॉर्मल सी बात है भाई, करंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। लेकिन हमने मान लिया इस बार हमने रेजिस्टेंस कितना जोड़ दिया है, आर डैश जोड़ दिया है ना, जो कि हमें निकालना है। ये आपका गैल्वेनोमीटर था, हमने यहाँ क्या जोड़ दिया, आर डैश का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। लेकिन कितना पड़ेगा इस बार वोल्टेज, ये इस बार बेटा ये पड़ेगा v/2। यदि मैं यहाँ पे भी करंट का एक्सप्रेशन लगाता हूँ सेम, तो आई जी क्या हो जाएगा, v हो गया हमारे पास v/2, नीचे क्या आएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, आर डैश प्लस में जी। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड ना। अब दोनों वैल्यूज को जो है यहाँ पुटअप कर दो, आई जी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, v अपॉन आर प्लस जी इजक्वल टू आ गया बेटा v अपॉन 2 इंटू आर डैश प्लस का जी। v से v काट दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो बेटा ये आ गया 2 इंटू आर डैश प्लस का जी इजक्वल टू आर प्लस जी। यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया बेटा 2 आर डैश इजक्वल टू आर माइनस का जी, क्योंकि यहाँ से 2g बनेगा इधर, और इधर आके माइनस का हो गया, तो बेटा आर डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर माइनस जी डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, आर माइनस जी डिवाइड बाई 2। आपको इतना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो आपका वोल्ट मीटर है वो आपको कितनी रीडिंग देगा, v/2 देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो है सेंसिटिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाई 50%। आपने सेंसिटिविटी कितनी बढ़ा दी, 50% ना। आपको पता है पहले सेंसिटिविटी मान लो IS थी, इसका 50% कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 100। तो बेटा आपने IS/2 इंक्रीज कर दी ना, तो मतलब जो नई सेंसिटिविटी आ गई IS डैश, वो कितनी बन गई, IS पहले थी बेटा, IS/2 इसमें ऐड हो गई, दिस विल बी 3/2, मतलब 1.5 गुनी हो गई आपकी ना IS। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, its resistance is increased so that the new resistance become twice its initial value। आपने रेजिस्टेंस भी कितना कर दिया, डबल कर दिया भाई। जो रेजिस्टेंस है R डैश वो कितना हो गया, 2R कर दिया ना। तो आपसे पूछा क्या है, why what factor does its voltage sensitivity changes। तो ये तो आसानी है बेटा, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज कैसे हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो आपको पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन क्या होता है, तो मैंने पीछे बताया था बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है IS अपॉन में R। ये इनिशियली है आपकी ना, नई वाली मान लेते हैं वी एस डैश बन गई, तो वी एस डैश क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा आई एस डैश बाई आर डैश। अब आई एस डैश तो आपके पास है बच्चे 3/2 इंटू आई एस, डिवाइड में आ गया 2 इंटू आर, तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ 3/4 आई एस अपॉन में आर। और आई एस अपॉन में आर कितनी है, ये पुराने वाले सेंसिटिविटी है वोल्टेज वाली, तो बेटा ये बन गया 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियली वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, 3/4 का मतलब होता है 75% बेसिकली ना। तो जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नहीं क्या हो जाएगी, 75% ऑफ इनिशियल ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा, यदि आप एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक टॉर्क काम करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टॉ इक्वल टू होती है बीना साइन थीटा। ये आगे काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी इसको काम आ सकता है नहीं, यहाँ पे इसका काम नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा फोर्स। यदि आपके पास, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले, आपके पास यदि दो पैरेलल कंडक्टर है, जिसमें मान लो एक में करंट चल रहा है बेटा I1, एक में चल रहा है I2, और दोनों की करंट की सेपरेशन जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, दोनों के बीच में R सेपरेशन है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स पर यूनिट लेंथ काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर, इतना फोर्स होता है। और यदि करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन यदि डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो दे रिपल ईच अदर। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास जो एक रेक्टेंगुलर लूप है, मान लो आपके पास ये रेक्टेंगुलर लूप है एक, समझना। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं अपनी तरफ से ABCD, ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड कितना है 10 सेंटीमीटर ना। ओके, carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to long straight current conductor 2.0 centimeter apart carrying a current of 25 centimeter। ये बोल रहा है कि ये जो लॉन्ग साइड है ना इसकी, वो कहाँ रखी गई है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास,
जिसके अंदर करंट कितना चल रहा है 25 सेंट एम्पियर करंट चल रहा है आपके पास ना, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ पे सर्किट में गिवन था आपके पास, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ वो डायग्राम है इसका बच्चे। और ऊपर वाले में करंट कितना चल रहा है, इसमें चल रहा है 15 एम्पियर। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ना, ठीक है। आपसे बोला गया दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ये आपके पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर है आपके पास। ये इसमें करंट 25 एम्पियर हो गया और इसकी सेपरेशन कितनी है, 25 सेंटीमीटर की ये लेंथ है। ये जो लंबाई है इसकी 25 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो कितनी है बेटा, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, इस रेक्टेंगुलर लूप पर इस करंट कैरिंग इसकी वजह से कितना नेट फोर्स पड़ेगा। तो आप देखो जरा फटाफट से, इसमें दो चीज समझना बस केवल ना। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे करंट कैरिंग ये लूप मैंने बना दिया, ये स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें 25 एम्पियर करंट है। तो ये मान लेते हैं कि ये आपका I2 है। और ऊपर वाला देखो, जो ये AB वायर है, ये AB हो गई हमारी। इसमें कितना करंट चल रहा है, 15 एम्पियर है। इसे मान लेते हैं I1 है, या किसी को कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी बेटा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यदि मैं स्ट्रेट वायर वाला रूल लगाऊं तो ये दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, खींचेंगे। खींचेंगे तो कितना फोर्स से खींचेंगे वो निकाल लेते हैं फटाफट ना। आपको पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट I1 I2। तो ये होता है बेटा म्यू नोट, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, जिससे कि ये 4 बन जाएगा यहाँ पे ना। सॉरी, यहाँ पाई भी आता है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4 पाई। आर तो नीचे है ही आपके पास, ये R1 जो भी आपकी 2 सेंटीमीटर गिवन है वो यहाँ पे डाल देंगे। 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो गया। I1 इंटू I2 15 इंटू 25, और 2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 2 बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू होगी 10 की पावर माइनस का 7, क्योंकि ये पूरी वैल्यू पता है बेटा हमें। इंटू 2 इंटू 15 इंटू 25 डिवाइड में आ गया बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। अब हमें फोर्स चाहिए था पर यूनिट लेंथ। लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है इसकी, 25 है। तो यहाँ 25 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 25 सेंटीमीटर है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ गया, F1 मान लेता हूँ उसको ना, कि जो ये वाला इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा बेटा 2 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइड में आ गया बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा ये वैल्यू बननी चाहिए आपकी 9.375 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन। और फोर्स कैसा है, देखो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, दिस विल बी अट्रैक्टिव। पहली बात तो हमें ये पता लग गया। अब दूसरी बात करते हैं, देखो यही वाली आपका स्ट्रेट वायर कंडक्टर, यही है आपका 25 एम्पियर वाला ना, लेकिन जो ये दूसरी साइड है आपकी ये वाली ना, ये दूसरी साइड होगी इसकी C और D ना। इसमें करंट देखो कैसे है, इस तरफ है ना। दोनों में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों कितनी सेपरेशन पे है, 12 सेंटीमीटर पे है ना। आपने फिर से यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगाया, फोर्स ऑन CD, उसे मान लेते हैं F2 होगा फोर्स नेट ना। तो नेट फोर्स F2 है, तो दोनों का फॉर्मूला फिर से सेम लगा देते हैं बेटा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ये हो गया 2 इंटू I1 I2 डिवाइड बाई आर। इस बार आर की वैल्यू R2 ले लेते हैं, क्योंकि जो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। आप सारी वैल्यू फिर से पुटअप करो, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू I1 I2 तो सेम ही है बेटा, एक 25 है और एक 15 है, डिवाइड में आ गया 4 पाई, तो आ गया यहाँ पे सीधे 10 की पावर माइनस 7 के साथ। R2 कितना है बेटा, हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, इंटू 10 की पावर माइनस का 2 है। और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ सेम फिर वही 25 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो ये हमारे पास फोर्स ऑन CD आ गया F2 वाला। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये वाला कैसा आएगा, ये रिपल्सिव आएगा। दोनों फोर्स आपके आ गए हैं। अब देख लो आप जरा, जो नेट फोर्स डाइपोल पे आएगा, सॉरी इस रेक्टेंगुलर लूप पे आएगा, तो क्योंकि देखो ध्यान रखना एक बात और बेटा, जो ये BC है ना और जो ये AD है, इन दोनों की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखो फोर्स तो लगेगा लेकिन वो इक्वल रहेगा, अपोजिट रहेगा और एक ही लाइन में रहेगा ना। इसलिए क्या होगा, ये कैंसिल आउट कर देंगे। जितना इसका फोर्स होगा AB की वजह से, जितना AD की वजह से होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी ना। तो केवल जो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है वो किसकी वजह से निकालना है, AB और CD की वजह से ना। तो जो आपका बेटा नेट फोर्स आ गया इसका,
नेट फोर्स F जो आपका आया वो कितना आ जाएगा, जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, तो F1 ज़्यादा है बेटा, F2 कम, इसमें से माइनस कर दो, ये बन गया बेटा 9.375 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इसमें से आपने माइनस किया 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, जो आपका आंसर आएगा ये आ गया बेटा 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। ये कैसा फोर्स आएगा, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन था, अट्रैक्टिव, तो बेटा इसका मतलब ये जो लूप है वो वायर की तरफ खिंचाएगा, ठीक है, इसका ये आंसर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी 2000 आई थिंक 20 में आया था, तो यहाँ पे ये चांस है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स में ना, पिछली बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इस तरह के मैं आपको यहाँ 4 क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही सेम वे पे बेस ना, यदि आप एक सीख जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो फटाफट, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, figure shows a current carrying loop having two circular segment and joined by two radial line, find the magnetic field at the center O। देखो जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें क्या था कि सेमी सर्कुलर था, लेकिन यहाँ पे अल्फा गिवन है ना, यहाँ पे भी इस बार आपकी 2 वायर है, देखो जो ये वाली वायर है और जो ये वाली वायर है, इनकी वजह से जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 0, इसकी वजह से भी 0। क्यों 0 हो जाएगा आपको पता है भाई, देखो ये क्या है, ये जो वायर है SP, वो सीधी क्या है, जो हमें पॉइंट निकालना है वो इसकी एक्सिस पे पड़ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0। इस जो वाली RQ वायर है, इसकी वजह से भी हमें क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना पड़ रहा है, एक्सिस पे आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास 2 ही वायर बची बस केवल, जो P और Q है, ये हमारे पास PQ सेगमेंट है, P और Q, इसमें करंट चल रहा है बेटा इस तरफ है I, और ये यहाँ जो एंगल बन रहा है दिस विल बी अल्फा, ये हमें पता है। तो पहले हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है भाई A। अब देखो आपको एक बात पता है क्या, क्या आप जानते हैं अच्छे से कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पूरे एक सर्कुलर की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, सेंटर पूरे सर्कुलर का मतलब है 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई एंगल पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेंटर पे, वो बन रहा है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। यदि मैं 1 डिग्री पे देखूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा, ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और नीचे आ गया 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। हमें बात करनी है अल्फा डिग्री की, तो बेटा अल्फा पे कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, समझते रहना, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जो अल्फा डिग्री यहाँ बन रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ जो ये करंट कैरिंग आपका PQ वायर है, इसकी वजह से यहाँ कितना फील्ड बनेगा, वो मान लो B1 फील्ड बना, कितना बनेगा, अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नॉट आई, तो हमारा करंट है ही, और रेडियस कितनी है A, तो ये बन जाएगा बेटा 2 इंटू A। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर पे बन गया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये वाली इतनी चीज, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ो फटाफट से ना। अब देखो अगली वायर कहाँ है, अगली वायर इसके ऊपर है। अगली वायर ऊपर होने का मतलब है कितनी दूरी पर है, वो यहाँ ऐसे है ना, लेकिन इसकी रेडियस कितनी होगी, इस बार P हो गई ना, पूरी रेडियस है बेटा B हमारे पास की है ना, लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ आई है ना। अब देखो करंट की डायरेक्शन पहले B1 में देख लो करंट ना, देखो यहाँ पे आप यदि राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं तो आपने जो है थंब को क्या रखा, इसकी डायरेक्शन में रखा करंट की, और जहाँ पॉइंट आपका O है उस तरफ आपने फिंगर्स को फैला दिया, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया इसकी वजह से वो कैसे आ रहा है बेटा, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, ये अपवर्ड आ रहा है ना। अब यदि मैं दूसरे की वजह से निकालूं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना बनेगा, वो भी हमारा B2 इक्वल टू एंगल तो अल्फा ही आएगा बेटा, अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नॉट इंटू आई, की वैल्यू सेम है, डिफरेंट क्या होगा 2 इंटू बी, रेडियस डिफरेंट होगी बस ना। तो इसकी डायरेक्शन देख लो जरा, यहाँ पे करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बेटा, अंदर की तरफ आएगा, यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड में से नेट देख लो कौन ज्यादा है, जिसकी रेडियस कम है तो वो ज्यादा है। तो बेटा जो नेट आया हमारे पास बी नेट एट द सेंटर O, वो कितना बन गया, B1 ज्यादा है माइनस का B2। दोनों में से जो कॉमन चीज है वो कॉमन ले लो, अदरवाइज बस छोड़ दो। तो म्यू नॉट आई डिवाइड में 2 पाई इंटू, बस यहाँ पे देखो म्यू नॉट आई बाहर आ गया, ये कॉमन है, अल्फा भी बाहर आ जाएगा बेटा, ये पूरा ऊपर का टर्म कॉमन आ जाएगा, 2 पाई भी नीचे कॉमन आ गया, एक 2 भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। ठीक है बेटा, देखो ऐसे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के पर्पज से ना, जिससे कि आप इजीली सीख जाए ना। देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है, एक वायर थी AB,
यहाँ पे वो जो है सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो गई, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं बेटा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसमें जो है 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है एट द सेंटर और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन तो है आपके पास जो है, मान लीजिए ये आपकी वायर है, एक यहाँ से करंट जा रहा है ए बी, ये आई 1 एम्पीयर का करंट चल रहा है इसके अंदर भी। ये इसकी जो रेडियस है वो मान लो फिर से सेम 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से करंट गया, इधर से करंट आया, यहाँ से जो है करंट सेम इसमें सी डी वायर में निकल जाता है, सेम 1 एम्पीयर का करंट है ना। तो यहाँ पे भी आपका सेंटर ओ है, यहाँ पे भी सेंटर ओ है। तीसरा केस देखो बेटा, तीसरा केस है बच्चे आपके पास जो है, हम जो है ऐसे कर लेते हैं, ये एक वायर है ऐसे आ रही है, यहाँ ये कुछ इस तरह से घूम गई है और ये वापस इधर से निकल जाती है। ये ए बी है, ये आपका सी पॉइंट मान लो, ये आपका डी आ गया और ये वायर होगी बेटा ए पार्ट में। इसकी जो ये जहाँ पे भी ये मीट कर रहे हैं ये ओ है और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस बेटा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है ना। आपको यहाँ पे भी इस वो जो पॉइंट पड़ रहा है यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन में आपको जो क्या क्वेश्चन का क्या है आपका, इसमें फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बी, सॉरी ई ओ है ना। आपको तीनों में जो है ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ पे करंट की वैल्यू आप जो है 1 एम्पीयर ले लेंगे। इस हर जगह मतलब डिजिट आपकी सेम ही है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है और करंट कितना है, 1 एम्पीयर है, ठीक है बेटा। इसे आप ट्राई करना घर पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट से। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन जो है नीट में भी आया था, इस बार ग्राफ इसका पूछा गया था। ये एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार ही आया कि बस केवल 2010 में आया ना, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली में जरूर आया है लेकिन बोर्ड में 2010 में ही आया था ना। चांस है कि बन सकता है ये क्वेश्चन आने लायक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा फटाफट क्या है। इसमें आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपको मैं पहले बता दूं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है कि भाई आपका जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डी एल, जिसकी वैल्यू है वो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है बेटा एक स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर है आपके पास, जिसका क्रॉस सेक्शन रेडियस कितनी है, ए है, सॉरी जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, और इसमें जो है एक आई करंट फ्लो कर रहा है ना। आपके पास मान लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं यहाँ बनाता हूँ सब कुछ ना। ये आपके पास एक सिलेंडर टाइप की वायर है, मतलब थोड़ी सी ना, ये इसकी एक्सिस हो गई बेटा। इसकी रेडियस कितनी है बच्चे, ये ए है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, वो भी कैसे, एरिया के हिसाब से करंट फ्लो कर रहा है ना। आपसे क्या पूछा गया है, यूजिंग सर्कुलर लॉ टू ऑब्टेन द रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर इनसाइड एंड आउटसाइड। देखो ऑन द सरफेस भी है, अंदर भी है और बाहर भी है ना। 3 पॉइंट्स आपके गिवन है। फ्रॉम द सेंटर प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द फील्ड विद द डिस्टेंस आर। पहला पार्ट तो ये है, तो पहले हम फटाफट से पहला पार्ट निपटाते हैं। देखो हमने मान लिया कि देखो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ना। पहली बात मैंने एक पॉइंट ले लिया, ए पी पॉइंट ले लिया मैंने, जो कि क्या है बेटा, इसके सर एक्सिस से आर सेपरेशन पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आर इज ग्रेटर देन ए है। नॉर्मल सी बात है देखो। तो पॉइंट कैसा हो गया, आउटसाइड हो गया। तो यदि मैं आउटसाइड में मैं आप जो है अपनी थ्योरम लगाता हूँ, कौन सी वाली थ्योरम, एम्पियर सर्कुलर लॉ वाली थ्योरम ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है बी जो डीएल वाला, वो होता है बेटा म्यू नॉट इनटू आई के बराबर ना, ठीक है। अब यदि मैं बी डॉट डीएल का मतलब है बी डीएल कोस थीटा, और यदि मैं यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप बनाऊं तो बेटा यहाँ पे मैं एम्पीरियल लूप कैसे बना दूंगा, ये मेरा एम्पीरियल लूप बन जाएगा पूरा एक स्क्वायर ना। ये आपका एम्पीरियल लूप बन गया यहाँ पे ना। आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लेंथ है एलिमेंट है, हर दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी डी एल कोस थीटा, और कोस 0 कितना होता है बेटा, 1 हो जाएगा। तो ये बन गया म्यू नॉट इंटू आई। कोस 0 की वैल्यू 1 है, बी यहाँ से बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और डीएल क्या है, आपकी पूरी लेंथ है, और पूरी लेंथ क्या है बेटा, देखो ये इसकी रेडियस आर है, तो पूरा सर्कमफेरेंस कितना बन जाएगा, 2 पाई आर। तो ये बन गया बच्चे 2 पाई इंटू आर। आर की जगह क्या है हमारे पास, आर ही है बस, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आ गया। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आया बी, उसकी वैल्यू आ गई बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहाँ, आउटसाइड द पॉइंट ना। और ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ से कि जो बी है वो इनवर्सली टू आर है, ठीक है। मतलब जितना आर बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ये तो हो गया आउटसाइड वाली बात।
यदि मैं एट द सरफेस देखूं, एट सरफेस में बेटा देखो आर हमारा जो है ए के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये ए है आपका और ये आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल इस फॉर्मूले में आप नॉर्मली ए पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू ए हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम फील्ड बन गया देखो, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ, इनसाइड वाले ना। देखो बेटा इस बार हमारा पॉइंट कहाँ है, हमने पॉइंट यहाँ मान लिया, सर्किट में समझना अपना, ठीक है। मैं देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, समझना बच्चे, ठीक है। ये बेटा हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है हमारा पी पॉइंट, नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पे आर रेडियस मान ली ना अंदर, तो यदि मैं यहाँ पे एक सर्कुलर लूप खींचता हूँ, जिसे हम बोलते हैं एम्पीरियल लूप ना, मैंने ये खींचा। और देखो आप देखेंगे इस एम्पीरियल लूप के अंदर बेटा करंट डिफरेंट है, क्योंकि जो करंट है आपका वो क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से चल रहा है ना। यदि मैं इसके लिए थर्ड इनसाइड में पॉइंट लेते हैं, एक इनसाइड में यदि मैं आर जो है लेस देन ए है इस बार ना, यदि मैं यहाँ पे एम पे सर्कुलर लगाता हूँ, तो बेटा ये बोलता है बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नोट इंटू आई। लेकिन इस बार आई आई नहीं है आपका, क्योंकि क्या है कि इस गिवन एरिया में कितना आई जा रहा है, तो इसे मान लेते हैं हम आई डैश। ये तो हमारा नेट वही हो जाएगा, बी इंटू डी एल ही आ जाएगा बाहर ना, तो यहाँ आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई डैश। यदि मैं यहाँ पे डी एल की वैल्यू डालूँ, डी एल तो वही सेम 2 पाई आर बनेगा बेटा, तो ये भी हमारा 2 पाई आर आ गया। बस समझने वाला है कि जो करंट है आई डैश वो कितना है। अब देखो आपको गिवन क्या है बेटा, हमारे पास गिवन था कि जो ये पूरा आई करंट है वो एक क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब कि जो पाई ए स्क्वायर इसका एरिया था उसमें आई करंट फ्लो करता है। एक यूनिट एरिया में कितना फ्लो करेगा बेटा, ये बन जाएगा बच्चे आई अपॉन में पाई इंटू ए स्क्वायर, इतना करंट फ्लो करा। और हमारे पास एरिया कितना है, हमारे पास तो पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, आई अपॉन में पाई इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास करंट कितना आ गया, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। मतलब जो आपका आई डैश करंट आया इस एरिया के अंदर, जो हमारे पास एरिया था कितना था पाई आर स्क्वायर ना, तो उसमें कितना करंट चल रहा है इतना, इसको उठा के बेटा यहाँ डाल दे, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू आ गया बेटा म्यू नोट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एक आई आर से एक आर कटा, तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आया नेट, उसकी वैल्यू आ गई बच्चे म्यू नोट आई डिवाइड में आ गया बेटा क्या 2 पाई इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है एक आर बच गया ना। मतलब कि इनसाइड में यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो क्या है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना, सरफेस पे मैक्सिमम है और बाहर देखें तो कितना है 1 अपॉन आर के हिसाब से चल रहा है ना। आपसे पूछा गया था इसका ग्राफ बनाओ, देखो बेटा तो ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं फटाक से। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ये आपका मैंने एक पॉइंट मान लिया आर इजकल टू ए वाला हिस्सा, कि ये सरफेस हो गया, सरफेस पे क्या हो गया बेटा मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये पॉइंट हो गया हमारा। यदि मैं यहाँ देखूँ ये आर इजकल टू 0, ये सेंटर हो गया, ये आर लेस देन ए है, ये इनवर्ड वाला हिस्सा हो गया इस तरफ ना। इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन आ गया ये हमारे पास, यहाँ पे पीक हो गया, लेकिन जैसे ही हम आर ग्रेटर देन ए पे जाते हैं आगे जाते हैं आप ना, सरफेस से आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप देखते हैं इनवर्सली पे घटता है ये ना। ये ग्राफ कैसे ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब जो अंदर है वो तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले ये पढ़ लो, थैंक यू सो मच। बेटा टारगेट क्या है हमारा 95 प्लस का, ध्यान रखना, ठीक है। बस उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करते रहना है कंटिन्यूसली, मैं आपके लिए डाटा लाता रहूँगा, बस आप जो है एफर्ट लगाते रहिए, ठीक है। आपको थोड़ी सी भी जो है मेहनत में कमी नहीं करनी है, ठीक है बच्चे। देखो सेकंड पार्ट पढ़ो क्या है बेटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ए बाई टू अबव द सरफेस ऑफ द वायर सो दैट एट ए पॉइंट ए बाई टू बिलो इट सरफेस ना। मतलब आपको जो है रेशियो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, एक तो जो पॉइंट है वो ए बाई टू अंदर है, एक बार पॉइंट क्या है हमारा ए बाई टू बाहर है, ठीक है। तो आप फटाक से निकाल लो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है देखो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले ऑलरेडी गिवन ही है। तो देखो फटाफट से ना सेकंड पार्ट यहाँ कर देते हैं। आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आपका ए बाई टू जो है यदि ऊपर आगे लेंगे हम ना, आगे का मतलब है पहले ऑलरेडी आपके पास ए थी साइड ना, देखो ये आपका इस तरह से देखो, ये आपके बच्चे ए है आपके ना, यहाँ से आपने क्या काम करा, यहाँ से सरफेस से ए बाई टू आगे, तो ये ऑलरेडी ए था, तो इस बार आपका आर कितना बन गया ए प्लस ए बाई टू, दिस विल बी 3 ए बाई टू। ये आपका
पोजीशन होगी जो आपकी जिस पॉइंट पे पूछ रहा है ना, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, एट द एक्सिस ऑफ द वायर ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने स्ट्रेट वायर की वो पढ़ी है एप्लीकेशन, बाय से की म्यू नोट आई अपॉन में क्या होता है 2 पाई इंटू आर। ठीक है, ये है जो कि हमने पीछे भी निकाल रखा है बिना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुटअप कर दो। सो म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई इंटू आर की वैल्यू पीछे निकाली थी हमने 3a/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये बन गया म्यू नोट आई डिवाइड बाई 3 इंटू ए पाई। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब दूसरी बात क्या थी, अंदर पूछा गया था ना कि अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो अंदर में आपको पता है कि आपके पास देखो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, आपसे पूछा गया है ये पूरी आपके पास रेडियस ए है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ से सरफेस से a/2 अंदर, इसका मतलब रेडियस कितनी रहेगी इस बार a/2 रह गई, तो जो आर है इस बार क्या है बेटा a/2 है हमारे पास, आर कितना हो गया a/2। अब आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का ऑलरेडी फॉर्मूला है, हमने निकाला था पीछे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर इनटू में आर था। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो आर की, तो ये हो गया बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर, आर कितना है a/2, ए से ए काट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड में आ गया बेटा 4 पाई इंटू ए। अब दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो, तो आपके पास रेशो पूछा गया था, तो बच्चे ये हो जाएगा बी पी अपॉन में बी क्यू, जो हमारा रेशो आया है, मतलब पी हमने कौन सा पॉइंट लिया है जो आउटसाइड है, क्यू हमने कौन सा पॉइंट लिया है जो हमारा इनसाइड है। तो बेटा देखो म्यू नॉट आई तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ए से ए कट गया, तो रेशो आ गया बच्चे 4:3। ठीक है, अब देखो अगली बात, अभी कुछ और तो पूछा है इस क्वेश्चन में, क्या आगे पूछा है बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वायर। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो जब वो सरफेस पे आ जाएगा, जब हमारा r इक्वल टू ए हो जाएगा, तब जाके उसका मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम तो आपको ऑलरेडी पता ही है, जो मैंने पीछे निकाली थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो ये थी हमारी 4th चैप्टर की वीडियो, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें लिए थे। तो बेटा थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय, बस केवल मेहनत आप करते रहिए। ठीक है बेटा।